साथियों नमस्कार। प्राचीन इतिहास का सीरीज लेके चल रहे हैं, चैप्टर वाइज चलेंगे। 100 क्वेश्चन का एक एक चैप्टर से रहेगा। 2600 क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। स्टैटिक जीके है, आज अध्याय 1.1 है। इसका पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रश्न इस तरह से, बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष द्वारा कनिष्क के काल में रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है? तो वह है बुद्ध चरित, यानी बुद्ध चरित। देखिए, यह शुद्ध संस्कृत भाषा का एक अत्यंत उत्कृष्ट और शास्त्रीय महाकाव्य है। और इसमें देखिए, महात्मा बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और उनसे संबंधित परिनिर्वाण की पूरी ऐतिहासिक गाथा काव्य के रूप में इसमें वर्णित है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, पाल राजवंश के राजा रामपाल के जीवन और उसके काल के कवर्त विद्रोह का आंखों देखा व्याख्यात्मक वर्णन देने वाला रामचरित्रम महाकाव्य के लेखक कौन है? तो यह है संध्याकर नंदी। देखिए, इस पूरे महाकाव्य में द्विअर्थी श्लेष यानी शैली का उपयोग किया गया है। दो अर्थों का, हर श्लोक का एक अर्थ भगवान श्री राम पर और दूसरा अर्थ राजा रामपाल पर लागू होता है। देखिए, यह बंगाल के इतिहास में किसानों और स्थानीय सामंतों के पहले बड़े संगठित विद्रोह, कैवर्त विद्रोह को जानने का एकमात्र समकालीन साहित्यिक स्रोत है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के शासन के शुरुआती तमिल सामाजिक महाकाव्य शिल्पाधिकारम यानी नुपुर की कहानी के लेखक कौन है? तो यह है इलांगो आदिलगल, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, यह महाकाव्य कोवलन और उसकी वफादार पत्नी कन्नगी और गणिका माधवी की मर्म स्पर्श और दुखद कहानी पर आधारित है। यह प्राचीन दक्षिण भारत के कावेरी पट्टनम यानी पुहार बंदरगाह के समृद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यापार और न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के आंतरिक पारिवारिक रहस्यों और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अपने भाई रामगुप्त की हत्या पर ध्रुव देवी के विवाह की ऐतिहासिक कथा किस नाटक से मिलती है? तो यह मिलती है देव चंद्रगुप्तम, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसमें। देखिए, इस लुप्त प्राय नाटक के रचयिता भी विशाखदत्त थे, जिसके कुछ अंश अन्य ग्रंथों जैसे काव्य मीमांसा में भी मिलता है। यह नाटक प्रमाणित करता है कि शकों के आक्रमण के समय कायर राजा रामगुप्त की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्त्री का भेष धारण कर शक राजा का वध किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को पहली बार 1905 ईस्वी में खोजकर दुनिया के सबके सामने लाने वाला मैसूर के विद्वान कौन थे? यह थे आर श्यामा शास्त्री। देखिए, डॉक्टर रुद्रपट्टनम श्यामा शास्त्री को मैसूर की ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी में अर्थशास्त्र की एक प्राचीन ताड़पत्री पांडुलिपि मिली थी। इस खोज से पहले पश्चिमी दुनिया मानती थी कि प्राचीन भारतीयों के पास राजनीतिक और प्रशासनिक कला का कोई भी मौलिक ग्रंथ नहीं है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, सुदूर दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंशों चोल, चेर, पांड्य के सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी देने वाला विशाल साहित्य क्या कहलाता है? तो यह साहित्य कहलाता है संगम साहित्य, यानी ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, तमिल कवियों और विद्वानों की परिषद यानी संगम का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में मदुरई में किया गया था। यह साहित्य ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से लेके तीसरी शताब्दी के बीच में, यानी ईसा के 3 शताब्दी पहले और ईसा के 3 शताब्दी बाद के शताब्दियों के बीच के सुदूर दक्षिण भारत का एकमात्र प्रमाणिक साहित्य का ये स्रोत है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय अभियानों और उत्तर भारत की राजनीति का वर्णन करने वाले प्राकृतिक ग्रंथ गौडवहो के रचयिता कौन थे? यह थे वाक्पति, यानी ऑप्शन ए सही होगा। यह ग्रंथ देखिए संस्कृत के बजाय प्राकृतिक भाषा में है। काव्यात्मक रूप से लिखा गया एक दुर्लभ ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें यशोवर्मन द्वारा बंगाल यानी गौड़ देश, बंगाल को उस समय गौड़ देश बोलते थे, के राजा को पराजित करने की घटना का मुख्य कथा इसमें मिलता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है,
712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा अरबों की सिंध विजय का एकमात्र प्रमाणिक वृत्तांत किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो यह है चचनामा में। चचनामा में यह मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था, जिसका बाद में फारसी में अनुवाद किया गया। इसके मूल लेखक अभी भी अज्ञात है, यानी चचनामा के लेखक का अता पता नहीं है। और इसका नाम सिंध के हिंदू राजा दाहिर के पिता राजा चच के नाम पर रखा गया है, जो सिंध के इतिहास का वर्णन या एक तरह से दर्पण है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 के जीवन और उसकी सैन्य सफलताओं का आधारित विक्रमा का देवचरित्र के लेखक कौन है? तो यह है बिल्हड़। देखिए, बिल्हड़ भी कल्हड़ की तरह कश्मीर के निवासी थे, जो बाद में दक्षिण भारत के चालुक्य राज दरबार में चले गए थे। यह ग्रंथ 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दक्षिण भारतीय इतिहास और चालुक्य संघर्ष को जानने का एकमात्र स्रोत है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वर्धन राजवंश के महान राजा हर्षवर्धन के जीवन, लड़ाइयों और सांस्कृतिक कार्यों पर आधारित हर्षचरित के लेखक कौन है? तो यह है बाणभट्ट, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी राजकवि थे। उन्होंने हर्षचरित के अलावा कादंबरी नामक प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखा है। देखिए, हर्षचरित को भारतीय इतिहास की किसी राजा पर लिखा गया पहला प्रमाणिक चरित्र काव्य माना जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शुंग राजवंश के राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रेम संबंधों और शुंगकालीन राजनीतिक उथल पथल पर आधारित नाटक मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? यह है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास। देखिए, कालिदास द्वारा लिखा गया यह पहला नाटक माना जाता है। इसमें मित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र द्वारा सिंधु नदी के तट पर यमनों यानी यूनानियों को हराने का ऐतिहासिक साक्ष्य भी इसमें मिलता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गुप्तकालीन समाज एवं न्याय व्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन का सुंदर चित्रण करने वाले प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? तो यह है शूद्रक है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। देखिए, यह राजाओं के बजाय एक गरीब ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त और उज्जैन की प्रसिद्ध गणिका समंत सेना के प्रेम और राजनीतिक न्याय की अनूठी लोक कथा है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चालुक्यों की सहायता से नंद वंश का नाश करने की पूरी राजनीतिक कथा का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो यह है विशाख दत्त। देखिए, यह नाटक गुप्त काल का 4वीं-5वीं शताब्दी में लिखा गया था, जो मौर्य काल की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। यह प्राचीन भारत का एकमात्र ऐसा जासूसी और राजनीतिक नाटक है जिसमें कोई नायिका और श्रृंगार रस का पात्र इसमें नहीं मिलता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई पहली पूरी तरह से वैज्ञानिक ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये इनके लेखक है कल्हड़। देखिए, इस ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी में हुआ था, यानी लगभग 1148 से लेकर 1149 ईस्वी में कश्मीर के एक शासक जय सिंह के समय में यह पूरी की गई थी। कल्हड़ ने इतिहास लेखन में आधुनिक इतिहासकारों की तरह पुराने सिक्कों, अभिलेखों और वंशावलियों का वैज्ञानिक परीक्षण करके इस ग्रंथ में लिखा है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखे गए टीका महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो यह है महर्षि पतंजलि। देखिए, पतंजलि शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और उनके द्वारा एक अश्वमेध यज्ञों का संपादन भी कराया था। महाभाष्य में यूनानियों यानी यमनों द्वारा चित्तौड़ और साकेत यानी अयोध्या पर किए गए आक्रमणों का प्रत्यक्ष ऐतिहासिक विवरण भी इसमें मिलता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, संस्कृति व्याकरण की पहली प्रामाणिक और वैज्ञानिक पुस्तक अष्टाध्यायी के महान लेखक कौन है? तो यह है महर्षि पाणिनि। देखिए, महर्षि पाणिनि महापद्मनंदन के समकालीन माने जाते हैं, जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का काल था। यद्यपि यह व्याकरण का ग्रंथ है, परंतु यह मौर्य काल से ठीक पहले
के भारत के राजनीतिक इकाइयों और जनपदों की मूल्यवान ऐतिहासिक जानकारी इस रचना में मिलता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी सलाहकार कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मूल रूप से किस विषय पर आधारित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है? तो यह है राजनीतिक शास्त्र और लोक प्रशासन पर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इसमें 15 अधिकरण यानी 15 भाग और 180 प्रकरण शामिल है। यह गद्य और पद्य दोनों रूपों में है। इस पुस्तक में किसी भी मौर्य राजा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का सीधा उल्लेख नहीं है, बल्कि यह एक आदर्श राज्य के नियमों का सैद्धांतिक ढांचा प्रस्तुत करता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, कनिष्क के काल में आयोजित चौथी बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों पर लिखी गई महाटीका महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वसुमित्र है। वसुमित्र है। देखिए इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है और यह मूल रूप से पाली परंपरा से हटकर पूरी तरह से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह पहला बड़ा बौद्धों का ग्रंथ है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मगध में पड़े 12 वर्षों के भीषण अकाल और जैन धर्म के दो संप्रदायों श्वेतांबर तथा और दिगंबर में बंटने का साहित्यिक विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है परिशिष्ट पर्वन में, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इसमें ये रचना कब हुई थी? लगभग ये 12वीं शताब्दी में हुई थी और महान जैन आचार्य हेमचंद्र उस समय थे इसके समकालीन, जो गुजरात के सोलंकी दरबार में रहते थे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, जैन भिक्षुओं के लिए बनाए गए कड़े नियमों, तपस्या के प्रकारों और वस्त्र त्याग के विधाओं का वर्णन किस प्राचीन जैन आगम ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है आचारांग सूत्र, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए जैन अंगों से अपने सबसे पहला और सबसे पुराना अंग ग्रंथ माना जाता है। इसमें जैन मुनियों और दैनिक व्यवहार, भिक्षा मांगने के नियमों और अहिंसा के कठोर व्रतों का एक नियम बनाया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मौर्य राजा बिंदुसार के समय की घटना, राज दरबार की साजिशों और अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी देने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो यह है दिव्यावदान। यह नेपाल के संरक्षित संस्कृत भाषा के बौद्ध ग्रंथों का एक बड़ा संग्रह है। इसमें बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए जन विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजे जाने का अनूठा वृत्तांत इसमें मिलता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के भारत के 16 जनपदों की सबसे पहली और प्रामाणिक सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो यह मिलती है अगुंतर निकाय में। देखिए अगुंतर निकाय बौद्धों के सूत पिटक का एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी निकाय है। यह सूची प्रमाणित करता है कि बुद्ध के जन्म से पहले ही उत्तर भारत छोटे राज्यों से मिलकर बड़े संगठित साम्राज्यों में बदल चुका था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के समकालीन राजाओं के साथ संबंधों और जैन धर्मों के संबंधों का विवरण देने वाला प्रमुख जैन आगम ग्रंथ कौन सा है? तो यह है भगवती सूत्र है। देखिए इस ग्रंथ में भगवती सूत्र में पहली बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय की भांति ये क्या है 16 महाजनमतों की सूची मिलती है। इसमें महावीर स्वामी के स्वर्ग, नरक, आत्मा और अस्तित्व संबंधी विचारों का भी संग्रह है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के सभी 24 तीर्थकों के जीवन चरित्र और विशेषकर महावीर स्वामी की जीवनी बताने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित किया जाता है? ये भद्रबाहु ने इसका रचना किया था। देखिए कल्पसूत्र की रचना प्राकृतिक के वजह मूल रूप से संस्कृत भाषा में की गई है। इसके लेखक भद्रबाहु वही प्रसिद्ध जैन संत थे जिनके साथ समुद्रगुप्त मौर्य अपनी जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में भी गए थे। चलते आगे, अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को धार्मिक और प्रामाणिक तौर पर सामूहिक रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आगम। देखिए जैन आगम ग्रंथों की मूल रचना अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा में की गई है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6
छेद सूत्र शामिल है, जो जैन धर्म का मूल वैज्ञानिक ढांचा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।